हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, हमारी एक क्लास हो गई थी, इंट्रोडक्शन चल रहा था, आईएफआरएस का इंट्रोडक्शन, इंड एएस का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद फिर स्टार्ट होगा आईएफआरएस की फ्रेमवर्किंग कि भाई इंड एएस की बुनियाद क्या है, किस बुनियाद पर हमने इंड एएस को अपनाया है या किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। चलिए, बेसिकली मैं आपको 5 मिनट के अंदर जितना भी पढ़ाया था सबको एक बार रिकैप करा देता हूं। पहला सवाल यह है, मुझे बताओ फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है? फ्रालोका। कौन है मेरे बच्चे? फ्रालोका। फिर मैंने आपको बताया था 1973 के अंदर एक आईएएससी कमेटी डेवलप की थी जिसका काम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप करना, और एंड ऑफ 2000 के अंदर इस कमेटी का नाम चेंज कर दिया गया और बना दिया आईएफआरएस बोर्ड। यह बात मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। इससे पहले का जो कंटेंट था वो नॉर्मली आपके ओवरव्यू का था, बाकी रिलेवेंट कंटेंट जो है आपको ये है। 1973 से लेकर के एंड ऑफ 2000 तक इस कमेटी के द्वारा जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए थे उन सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आईएएस बोला गया। और 2000 के बाद और आज तक आफ्टर 2000 आईएफआरएस बोर्ड के द्वारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल डेवलप किए थे उनका नाम क्या था? आईएफआरएस। मैंने बताया था 1973 से लेकर के 2000 के बीच में जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए हैं वो सारे के सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा किए गए थे, और उन स्टैंडर्ड को आईएएस यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से हम जानते हैं। 2000 के अंदर हमने कमेटी का नाम बदलकर आईएफआरएस बोर्ड रख दिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड रख दिया, और इस बोर्ड के द्वारा जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए थे वो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम आईएफआरएस के नाम से बोलते हैं। फिर मैंने आपको साथ के साथ ये भी बताया था यदि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चाहे वो आईएएस हो चाहे वो आईएफआरएस हो, यदि इसमें कुछ अमेंड करना है, इसमें कुछ क्या करना है बेटा? अमेंड करना है, तो वो अमेंड पॉसिबल है, बट वो आईएफआरएस और आईएएस में नहीं होगा, वो इंटरप्रिटेशन के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा बताओ? यहां पर आईएफआरएस बोर्ड इंटरप्रिटेशन इशू करता है, जिसको बोलते हैं हम क्या? यदि आईएएस के लिए इंटरप्रिटेशन इशू किया है तो उसको आईएएस इंटरप्रिटेशन कमेटी बनाई हुई है, और दूसरा आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी बनाई हुई है जो इसमें अमेंड करेगी और वो अपनी क्या करेगी? नोटिफाइड करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? फिर मैंने बताया था 1991 के अंदर इंडिया में लिबरलाइजेशन लाया गया, और उस लिबरलाइजेशन की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि हमें अब वर्ल्ड वाइड लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बाहरी कंपनियां यहां आएंगी, बिजनेस करेंगी, और बिजनेस करेंगी तो उनको इंडियन गैप की भी कंप्लायंस करनी पड़ेगी, और साथ के साथ उनको बाहरी लोगों की भी यानी बाहरी कंट्री के गैप की भी कंप्लायंस करनी पड़ेगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रियों ने यानी कि 145 से ज्यादा कंट्रियों इस बात पर एग्री करें कि भाई अब हमें ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंसेस करनी चाहिए, जिससे कि बाहर के लोग हमारे यहां पर आकर के बिजनेस कर सकें। 2003 के अंदर ये बेसिकली अनाउंस हो चुका था कि
कि हम IFRS का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, बट इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कंपनियां दोनों ही इस काम के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2003 से इसकी इम्प्लीमेंटेशन को टाल दिया गया और इसको डेफर्ड कर दिया। पीरियड नहीं बताया कब से इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेकिन डेफर्ड कर दिया। 2014 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट चेंज हुई, एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार का सबसे पहला विजन यही था कि हमें अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना है, और डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक उस कंट्री में बिजनेस स्ट्रांग नहीं है। और बिजनेस स्ट्रांग करने के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, और इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि बाहरी लोगों को अट्रैक्ट करने की वजह से उन्होंने अपने प्रोसीजर में और पॉलिसीज में लीगल फॉर्मेलिटी को सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे एक आपने देखा होगा, सिंगल विंडो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी, यानी एक विंडो पर बिजनेस से रिलेटेड सारी की सारी फॉर्मेलिटी एक साथ खत्म कर दी जाएंगी, आपको ज्यादा परेशान नहीं होगा। लैंड एक्विजिशन के लॉ को अमेंड कर दिया, कंपनी एक्ट को पूरा अमेंड कर दिया, जिससे कि बाहर की कंपनियां आए और उनके हिसाब से हमने लॉ को क्या कर दिया, अमेंड करते हुए चले गए। और 2015 में एनडीए गवर्नमेंट ने इस बात का अनाउंस कर दिया कि अब हम IFRS की एप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट ने 1/4/2015 से इंडियन कंपनीज पर ओनली फॉर वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी अप्लाई करवा दी। बोला कि जिस कंपनी को एप्लीकेबल करना है वो करे, जिस कंपनी को अप्लाई नहीं करना है वो ना करे, ये आपकी स्वेच्छा को डिपेंड करता है। लेकिन ये बात इंडियन गवर्नमेंट भी जानती थी कि इंडियन कंपनियां ऐसे एप्लीकेबल नहीं करेंगी, तो उन्होंने 1 साल के बाद यानी 1/4/2016 से उन्होंने मैंडेटरी फेज अप्लाई कर दिया और बोला कि हम जो क्राइटेरिया दे रहे हैं, यदि कंपनी उस क्राइटेरिया के अंदर आती है तो कंपनी को IFRS अप्लाई करने पड़ेंगे। और उन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि ऐसी कंपनियां जिनकी नेटवर्थ कितनी है बेटा, 500 करोड़ या इससे ज्यादा। फिर 1/4/2017 से सेकंड फेज अप्लाई कर दिया, उसमें टर्नओवर की नेटवर्थ की लिमिट को घटा दिया और बोला कि 250 करोड़ और इससे ज्यादा है, 500 से कम है, तो वो 1/4/2017 से मैंडेटरी अप्लाई करेंगी। और ऐसी कंपनियां जो लिस्टेड हैं या लिस्टेड के दायरे में हैं, जिन्होंने प्रोसेसिंग के अंदर चल रही हैं, उन कंपनियों को मैंडेटरी है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेटवर्थ उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। सेम यही लिमिट NBFC पर भी अप्लाई कर दी, बट उन पर 1/4/2018 से अप्लाई हुआ था। और कंपनीज पर जो इंडियन लॉ की जो कंपनियां थी, इंडियन कंपनी एक्ट के हिसाब से जो रजिस्टर्ड थी, उन पर 1/4/2016 से मैंडेटरी फेज का था। बैंकिंग कंपनी को अनसर्टेन पीरियड के डेफर्ड कर दिया, वजह मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर बता चुका हूं। और इंश्योरेंस कंपनियों पर 1/4/2020 से मैंडेटरीली उन पर कंप्लायंसेज लगा दी गई कि आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ना ही नेटवर्थ का क्राइटेरिया है, ना ही लिस्टेड की प्रॉब्लम है। आप यदि इंश्योरेंस एक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड हो तो आपको 1/4/2020 से IFRS की एप्लीकेबिलिटी मैंडेटरी है। मेरी बात यहां तक समझ में आती है। फिर मैंने आपको साथ के साथ ये भी बताया था, एक बार IFRS अप्लाई हो गए तो वो उसके बाद आप उससे एग्जिट नहीं करोगे, आपको हमेशा अब IFRS कंप्लाई करने ही पड़ेंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि यानी ऐसी कंपनियां जिनको जो IFRS के दायरे में नहीं आ रही हैं, जो क्राइटेरिया के दायरे में नहीं आ रही हैं, उन कंपनियों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। क्या फॉलो करने पड़ेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS का कन्वर्जन ही होगा, लेकिन उनमें मेजर मॉडिफिकेशन करना होगा। मेजर मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? उनमें 3 रिलैक्सेशन दिए गए। कितने रिलैक्सेशन? 3 रिलैक्सेशन दिए गए। पहला रिलैक्सेशन यह था कि आप फेयर वैल्यू का कम यूज करोगे, जहां लगता है कि नेसेसरी है वहीं पर फेयर वैल्यू का मेजरमेंट लो। अदरवाइज नॉर्मली जो आप यूज करते हो, बुक वैल्यू है
मार्केट वैल्यू है, जो भी है आपका जो पहले से करते हैं आप उसको यूज करो। प्रेजेंट वैल्यू, जहां जहां पर प्रेजेंट वैल्यू की रिक्वायरमेंट है उसको भी आप भूल जाओ। आपको लगता है कि यहां करना चाहिए वहीं करो, अदरवाइज प्रेजेंट वैल्यू को भी इग्नोर करके चलो। आईएफआरएस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ढेर सारे डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स होती है, आपको बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला नए एएस बनाते समय इस बात का खासा ख्याल रखा जाए कि जो रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर की हैं उनको कम से कम कर दिया जाए, जिससे कि छोटी छोटी एंटिटी भी अपने आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी कर सकें। ध्यान रखिएगा, एएस उनका नाम रखा गया है, कन्वर्जन और आईएफआरएस ही है, बट आप उसमें क्या कर दिया, विद मेजर मॉडिफिकेशन, और उसमें मेजर मॉडिफिकेशन किए गए फेयर वैल्यू से रिलेटेड और प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या है, अब लिखना स्टार्ट कीजिए, जो भी आपका पॉइंट है सीक्वेंस में चलिए और लिखिए नेटवर्थ। नेटवर्थ will consider latest audited financial information and net worth calculate at 31st March of each financial year। यानी कि नेटवर्थ जो आप लोगे वो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लोगे तुरंत पहले की 31 तारीख के, और नेटवर्थ आप हर साल की 31 मार्च को निकालोगे भी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप हर साल 31 मार्च को चेक करोगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका नेटवर्थ का क्राइटेरिया आपकी एप्लीकेबिलिटी के दायरे में आ गया है। हर साल चेक करोगे। 1/4/2015 के बाद हर 31 मार्च को आप अपनी नेटवर्थ चेक करोगे, और नेटवर्थ ध्यान रखना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होगी। ऐसा नहीं कि आपने जो बनाए आप उसके हिसाब से चेक कर रहे हो। ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटेड हैं और 31 मार्च के हैं, उसको आपको क्या करना है, नेटवर्थ चेक करनी है। और जैसे ही नेटवर्थ आपकी क्राइटेरिया के अंदर आती है, उस दिन से आपके ऊपर आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी अप्लाई हो जाएगी। मेरी यहां तो बात समझ में आ रही है? इसको फटाफट से उतारो आप लोग, यहां तक फटाफट से उतारो। और आगे लिखो नेटवर्थ मीन्स कि भैया नेटवर्थ में है क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L प्लस कैपिटल रिजर्व
ब्रैकेट में लिख लो इफ रियलाइज्ड इन कैश, उतना ही पार्ट लेना है जितना वो कैश में रियलाइज हो सके, बाकी का आपको कैपिटल रिजर्व नहीं लेना है। और लेस करना है यहां से आपको डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, फिक्टियस असेट्स, और साथ के साथ अदर लॉसेज। जो निकल करके आएगी वो आएगी आपकी नेटवर्थ, वो आएगी आपकी नेटवर्थ। ठीक है, यहां तक नोट करो फटाफट से इसे। अब आपको एक चीज और देखनी है, लिखिए इन केस ऑफ होल्डिंग subsidiary of foreign company, मैं इसे दो पार्ट में लेके जा रहा हूं। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी सब्सिडियरी, तो क्या एप्लीकेबिलिटी और किस किस पर क्या होगा। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनीज होल्डिंग, यदि फॉरेन कंपनी सब्सिडियरी है तो एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी, और फॉरेन कंपनी यदि होल्डिंग है तो एप्लीकेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा। तो जो होल्डिंग कंपनी है प्रिपेयर क्या करेगी बेटा, हमेशा CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ध्यान रखना फॉलो क्या करेगी, इंड AS। मेरी बात समझ में आ रही है। और जो सब्सिडियरी कंपनी है वो क्या करेगी, सब्सिडियरी कंपनी क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और क्या कंप्लायंस करेगी,
लोकल गैप। क्योंकि होल्डिंग कंपनी को सीएफएस बनाना होता है और होल्डिंग कंपनी जहां की है उसको वहीं का गैप यूज करना पड़ेगा। जब होल्डिंग कंपनी इंडियन है तो डेफिनेटली इंडेस फॉलो करना पड़ेगा, और हमारे यहां की जो फॉरेन कंपनी है वो सब्सिडरी है तो उसको लोकल गैप फॉलो करना पड़ेगा। सेम यहां पर भी आओ, यहां पर वही क्राइटेरिया है। इंडियन सब्सिडियरी है तो इंडेस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। और होल्डिंग बाहर की है तो प्रिपेयर सीएफएस, तो इसको वहां का लोकल गैप यूज करना पड़ेगा। इंडिया में कोई सी भी कंपनी है, चाहे होल्डिंग है या सब्सिडरी है, उसको हमेशा इंडेस फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि धंधा कहां कर रहे हो, इंडिया में। यदि होल्डिंग है तो कंसोलिडेट बनाएगी इंडेस को फॉलो करते हुए, और यदि इंडियन सब्सिडियरी है तो अब कंसोलिडेट तो बनाएगी नहीं, क्योंकि कंसोलिडेट कौन बनाएगी, होल्डिंग, और होल्डिंग कहां है, बाहर, तो वो वहां का गैप यूज करेगी। यहां सब्सिडियरी है तो सब्सिडियरी इंडिया में है तो उसको इंडियन गैप यानी कि इंडेस कंप्लाई करना पड़ेगा। यहां तक की बात समझ में नहीं है तो पूछ लो बेटा, और इसको नोट करो फटाफट से। फटाफट से नोट करो जिससे आगे बढ़ाएं इस बात को। क्या यहां तक बात समझ में आती है आपकी में? बोलो ना बच्चा, हां या ना? डाउट किसी को नहीं ना? चलिए, वो तो मुझे बता देना। सर ये कहीं आएंगे क्या? क्या एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है बेटा? यस, केस स्टडी आएगी, और जब केस स्टडी आएगी तो वहां सवाल ऐसे होंगे। प्रैक्टिकल तो वैसे इंडेस बहुत हैं, इंडेस तो सभी पढ़ाते हैं, इंट्रोडक्शन से भी सवाल होते हैं। ठीक है, लिखिए, इसमें कुछ मुझे लिखाना है, और एक नोट डालो फटाफट से। लिखिए, एंटिटीज फॉलोइंग cell only AS। ऐसी एंटिटीज जो केवल AS फॉलो करती है। However, it for any item, it for any item treatment is not available under AS and
एंटिटी treated as per Ind AS, यानी कि ऐसी एंटिटी जो एएस फॉलो करती है, यानी कि वो कंपनी अभी एएस कंप्लाई करती है, वो इंड एस के दायरे में नहीं आई है। और किसी आइटम का ट्रीटमेंट जब वो कर रही थी तो उस आइटम का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी एएस में नहीं था, यानी कि उस आइटम के ट्रीटमेंट से रिलेटेड एएस में कोई भी गाइडलाइंस नहीं दे रखी थी। उस एंटिटी ने क्या किया, उस आइटम का ट्रीटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से कर दिया। मेरी बात को ध्यान सुनना। एक एवीसी लिमिटेड है, वो किसी आइटम का ट्रीटमेंट कर रही है अपनी बुक्स में, लेकिन उस आइटम का ट्रीटमेंट एएस में नहीं है, क्योंकि वो एएस फॉलो करते तो एएस की गाइडलाइंस देखेगी। उसने क्या किया, इस आइटम का ट्रीटमेंट आईएफआरएस में दे रखा था, तो उसने आईएफआरएस का ट्रीटमेंट अपनी बुक में कर दिया। क्या मे बी पॉसिबल? और मैंने एक बात और बोली थी, यदि ऐसी एंटिटी जो एक बार इंड एस कंप्लाई करने लग गई तो उसको एग्जिट नहीं ले सकती। क्या इस एंटिटी को आगे इंड एस ही फॉलो करने चाहिए? यानी कि मेरी बात मैं ये कह रहा हूं, क्या इस कंपनी को यह माना जाए कि इसने आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी कर दी और अब आगे इसको आईएफआरएस ही एप्लीकेबल करने पड़ेंगे? बताओ ना। क्योंकि मैंने बोला था कि यदि एक बार आईएफआरएस एप्लीकेबल कर लिए तो आप जन्म जन्म के लिए अब आप उसका नाता हो गया, अब आप बाहर नहीं आ सकते। तो क्या इस केस में ऐसा है? आंसर है ना। इस एंटिटी ने आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं की है। यदि किसी आइटम का ट्रीटमेंट एएस में नहीं है और वो इंड एस के हिसाब से कर लेती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने आईएफआरएस अप्लाई कर दिया है, अभी भी वो एएस के दायरे में है। मेरी बात समझ में आ रही है? इट डज नॉट मीन कि ये आईएफआरएस एप्लीकेबल कर चुकी है, ऐसा नहीं कह सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे चलो, इसको नोट करो, फिर हम आगे चलेंगे। नोट कर लेना तक, लिखो इसमें आगे। इट डज नॉट मीन that entity has ind AS apply। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई आप इंड एस फॉलो करने लग गए हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट और शायद लास्ट नोट है इस इंट्रोडक्शन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखो। एन एंटिटी shall given an entity shall given and explicit and unreserved इसको अंडरलाइन कर लेना। अनरिजर्व्ड
compliances note of Ind AS। इसको नोट करो फिर समझाएंगे। इसको नोट करो फटाफट से फिर समझाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एन एंटिटी यानी कि कोई कंपनी है, सेल गिवन, उसको देना होगा एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड कंप्लायंसेज नोट। समझ में नहीं बात? देखो मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, नोट नहीं करना है। ये एवीसी लिमिटेड है, बच्चा ध्यान से सुनना बेटा। ये आपके प्रैक्टिकल लैब का बहुत बड़ा एग्जांपल है और बहुत बड़ा काम आएगा। मैं आपको बता दूं, जब यूरोप के अंदर आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी हुई थी, उस टाइम पर यूरोप के अंदर 75,000 से ज्यादा ऑडिट फर्म थी। आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी के 3-4 साल के अंदर 65,000 ऑडिट फर्म ने रिजाइन कर दिया था, 10,000 बची थी। उसके पीछे वजह यह है, देखो मेरी बात को ध्यान से। ये एबीसी लिमिटेड है, ये मिस्टर चौरसिया है, मिस्टर चौरसिया। ये इस फर्म का ऑडिटर है। ये इस फर्म का क्या है? ऑडिटर। ये एबीसी लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करता है, और जब ऑडिट करेगा तो ये व्यक्ति अपनी क्या देगा बताओ? ओपिनियन। और यदि कुछ ऑडिट करने से रिलेटेड कुछ चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन, तो बताओ कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, हाँ या ना? मुझे बताओ। यदि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करनी है, कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, कोई भी है, उससे रिलेटेड इसको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कंपनी को प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी? करवानी पड़ेंगी। अब तक क्या होता था कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाता था और रिपोर्ट में देता था कि मेरी नजरों में ये रिपोर्ट सही है, यानी मेरे हिसाब से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जितना मुझे डेटा मिला है, उस डेटा के हिसाब से सारे के सारे ट्रू एंड फेयर है। इसमें कुछ लिखा हुआ है, मेरी नजरों में, मेरे हिसाब से। अब यही बुक्स दूसरा ऑडिटर पकड़ेगा, उसने कोई गलती निकाल दी, तो क्या कोई मेरे पे एलिगेशन लगा सकता है? बताओ ना बच्चा। ना, मैंने लिखा था मेरी ओपिनियन के हिसाब से ऐसा है भाई, यानी कि दिस ओपिनियन इन नेचर ऑफ रिजर्व्ड। लेकिन यहां पर बोला गया है कि आपको कंप्लायंसेस फॉलो करनी है अनरिजर्व्ड, आप बच नहीं सकते। अब यदि आप ओपिनियन दे रहे हो और उस ओपिनियन में आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपको यदि डिटेल पूरी नहीं मिली है, तो क्लियर लिख दो कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। और यहां पर एंटिटी भी नहीं बच सकती कि ये इसको इंफॉर्मेशन ना दो, इसको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी ही होगी। कोई बहाना नहीं बना सकती कि सर रफ जल गए, बर्बाद हो गए, खो गए, चोरी हो गई, ऐसा कोई भी बहाना। दोनों एंटिटी बाइंड हैं, कंपनी को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ऑडिटर को कंप्लायंसेस फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे इंड एस में आईएफआरएस में प्रोविजन लिखा हुआ है, वो वैसा ही है। यदि रिपोर्ट आप ऐसी दोगे मेरे ओपिनियन में ऐसा है, तो हर व्यक्ति के नजर से देखोगे तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 10 ऑडिटर बिठा दिए जाएं,
10 लोगों की ओपिनियन अलग अलग आएगी। तो आईएफआरएस बोर्ड बोलता है कि आपका दिमाग और आपकी ओपिनियन हमें नहीं चाहिए, आप तो बस ये बताओ कि जो आईएफआरएस में प्रिंसिपल हैं क्या उसके आधार पर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। आपका दिमाग अपने पास ही रखो, हम बहुत हैं दिमाग लगाने के लिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल बेस्ड है और प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब है आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। अब आपका लॉजिक और आपका जो कॉमन सेंस है, लॉजिक है, अब वो अपने पास रखो। जितने लॉजिक आईएफआरएस बोर्ड को लगाने थे वो लगा चुका और उसके आधार पर प्रिंसिपल बन चुके हैं, तो वहां पर आप अपनी ओपिनियन एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड दोगे। ध्यान रखना, ये स्ट्रिक्ट है, आपको जैसा लिखा है वैसा की वैसा कंप्लाई करना है, आप तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऐसा पॉसिबल था क्योंकि आप अपनी ओपिनियन देते थे। अब आपको ओपिनियन नहीं चाहिए, अब आपको रिपोर्ट चाहिए जो कि प्रिंसिपल पर प्रॉपर बेस्ड होगी। आपकी ओपिनियन नहीं चाहिए, आप तो बताओ सही है या गलत है, और गलत है तो क्यों है, इंफॉर्मेशन क्लियर दो। इंफॉर्मेशन नहीं मिली है तो लिखो कि इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, उस पर आगे आपको कमेंट करने का राइट नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं यानी नोट यही बोल रहा है कि आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी के ध्यान पर एंटिटी और ऑडिटर को ध्यान रखना है कि वो अपनी ओपिनियन एक्सप्लिसिट और अनरिजर्व नेचर की होनी चाहिए। रिजर्व बचा नहीं जा सकता। आप अपनी ओपिनियन देकर के कल कुछ हो जाता है तो आप ये नहीं कह सकते सर मैं तो मेरी ओपिनियन के हिसाब से देखा था, मेरी नजरों में सही है। ये आपकी नजरों का खेल नहीं देखना है। हमने प्रिंसिपल बनाए हैं, वही फॉलो करो। यदि उसके हिसाब से नहीं बने तो हमें बताओ कि क्यों नहीं बने, क्या वजह है, उसके ऊपर अब आपको गाइडलाइन नोट देना है। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? में ये आपका बेसिकली यहां तक है। इसको एक बार उतारो और फिर हम इसके बारे में आगे सोचते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि ये आपका इंट्रोडक्शन बेसिकली खत्म होता है। अब आपका जो आएगा वो आएगा फ्रेमवर्क। क्या आएगा मेरे बच्चे? फ्रेमवर्क। मैं फ्रेमवर्क के बारे में 2 मिनट बोलूंगा, उसके बाद जब पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे। फ्रेमवर्क इंड एस यानी कि आईएफआरएस की बुनियाद है, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी टर्मिनोलॉजी है। आईएफआरएस क्यों बनाए गए, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, किसके लिए रिलेवेंट है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसका क्या मीनिंग है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपके लिए। प्रेफरेंशियर इज नॉट ए कैपिटल। प्रेफरेंशियर को आज फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है आईएफआरएस की वजह से। एज पर आईएफआरएस प्रेफरेंशियल कैपिटल इज ए फाइनेंशियल लायबिलिटी नॉट पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर फंड। ये कहां लिखा हुआ है? इसके फ्रेमवर्क में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम एज पर आईएफआरएस क्यों बना रहे हैं? ये किसके लिए रिलेवेंट है? गवर्नमेंट के लिए, कस्टमर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, वेरियस अथॉरिटीज के लिए। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या इसकी टर्मिनोलॉजी है, यानी कि मैं इंदा छोटे से शब्दों में अपनी बात को रखूं तो ये इंड एस यानी आईएफआरएस की बुनियाद है। इनके ऊपर आईएफआरएस बना है, यानी एक जड़ है और इस जड़ के ऊपर आईएफआरएस खड़ा है। यदि जड़ को काट दिया जाए, इसके फ्रेमवर्क को हटा दिया जाए तो आईएफआरएस आपका मीनिंगलेस रह जाएगा। तो फ्रेमवर्क मींस बुनियाद है आईएफआरएस की, इंडेस का मेन स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर के बारे में अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।